नमस्ते, वेलकम टू एडिशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हमारे संविधान का सबसे पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। माने कि इंडिया की जो भारत है वो राज्यों का बना हुआ एक संघ होगा, संघ और उसके राज्य। लेकिन ये राज्य कौन से हैं? तो इसी संविधान की अनुसूची 1 में इन राज्यों के नाम दिए गए हैं। आप इस अनुसूची को पढ़िए। इन राज्यों के नामों में से एक नाम आपको मिलेगा जो कि है मणिपुर। मतलब कि भारत के संविधान के मुताबिक मणिपुर भारत संघ का एक राज्य है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, अब ये शायद लग रहा है कि शायद मणिपुर भारत संघ का एक राज्य नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि मणिपुर भारत संघ का एक राज्य है। पिछले 18 महीनों से लगातार इंसिडेंटली वहां पर वायलेंस हो रहा है। 3 मई 2023 के दिन मणिपुर स्टेट हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो वहां के मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस देने के बारे में था। उसके बाद वहां पर हिंसा की शुरुआत हुई। 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो हिंसा खत्म नहीं हुई है। बीते 18 महीनों में 60,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं। 250 से भी ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि आज अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा अनलाइसेंस्ड आर्म्स हो, मतलब कि ऐसे हथियार कि जिनको लाइसेंस नहीं दिया गया, तो वो मणिपुर के लोगों के पास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मणिपुर स्टेट हाई कोर्ट के ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये बात बता रहे हैं। मणिपुर में ये घटनाएं हो रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वैसे तो सॉल्यूशन उसका अगर कोई होता, मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन अगर हमें कोई मिल जाता, तो सरकार ने वो कदम उठा लिए होते। तो हम सॉल्यूशन तो सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पर बहस तो कर सकते हैं ना। क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात तो कर सकते हैं। मणिपुर 1949 में भारत के साथ जुड़ा था। मतलब कि आजादी के वक्त मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था। 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बनता है। जब वो भारत में जुड़ा तब से हमने उसको एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया की तरह हमारे पास रखा। मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा ही उसका प्रशासन चलाया गया। 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, तब हमने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। 1956 के पहले हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी वैसे भी नहीं थे। तो 1956 में जब हमने यूनियन टेरिटरीज बनाए, उनमें से एक था मणिपुर। फिर हालात बदले और आगे चलकर 1972 में मणिपुर को हमने यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट किया। पहले वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 1972 से अब वो भारत संघ का एक राज्य बना। आजकल वहां पर जो हालात पाए जाते हैं, आजकल तो नहीं कह सकते हैं, पिछले 18 महीनों से जिस तरह के हालात वहां पर पाए जा रहे हैं, उन हालातों को देखकर अब लग रहा है कि अगर मणिपुर में इस एथनिक वायलेंस को रोकना है तो उसका सबसे सही तरीका यह होगा कि उसको फिर से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अगर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो फिर वहां का प्रशासन पूरा केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। वहां के सभी निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी वो एक स्टेट है। स्टेट होने की वजह से उसके पास स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, उसकी अपनी सरकार है। बट दी रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट गवर्नमेंट, दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली फेल्ड टू टैकल दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही हो सकता है कि वहां पर राज्य की कोई अलग सरकार ही ना हो, उस एरिया के लिए कोई अलग सरकार ही ना हो, केंद्र सरकार के द्वारा ही उसका प्रशासन चलाया जाए। और इस तरह का सॉल्यूशन सजेस्ट करना गलत नहीं है। रीजन बीइंग, कुछ इसी तरह के हालात, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ही सीरियस हालात हमने जम्मू कश्मीर में भी पाए। जम्मू कश्मीर में इन हालातों को देखकर, वो भी एक बॉर्डर स्टेट ही है, तो 5 अगस्त 2019 के दिन हमने सबसे पहले तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो स्पेशल स्टेटस हमने हटा दिया। फिर क्या किया? जम्मू कश्मीर को हमने राज्य भी नहीं रहने दिया। जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, उसमें से हमने 2 संघ शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कहने का मतलब ये है कि जो काम जम्मू कश्मीर के बारे में किया जा सकता है वही काम मणिपुर के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता। इसी साल जून महीने में ये डिमांड भी उठाई गई थी, खास कर कुकी समुदाय के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये डिमांड उठाई गई थी कि मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कुछ लीडर्स ने ये भी डिमांड उठाई थी कि मणिपुर को 3 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाए, एक कि जो कुकी समुदाय के लिए हो, दूसरा जो कि मैती समुदाय के लिए हो, और तीसरा जो कि नागा समुदाय के लिए हो। तो मेकिंग इट यूनियन टेरिटरी वुड बी एन ऑप्शन। लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला करने से पहले एक और कदम हम उठा सकते हैं, और वो है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जाए। इसकी भी थोड़ी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं। भारत के संविधान के पार्ट 18 में, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पार्ट है, इसी पार्ट के आर्टिकल 355 में कोई बात कही गई है जो बात मणिपुर पर बराबर लागू होती है। इसी आर्टिकल 355 में कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, मतलब कि वो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। भारत सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर एक राज्य को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के खिलाफ उसकी रक्षा करे। मणिपुर में यही तो हो रहा है, इट इज इन द स्टेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 355 के मुताबिक भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। पिछले साल ही इसी अनुच्छेद 355 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर भारत सरकार ने अपने आर्म्ड फोर्सेस मणिपुर में डिप्लॉय किए थे। मणिपुर में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए वहां के हालात को काबू में लेने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल ही अनुच्छेद 355 के तहत उस राज्य की रक्षा करने के लिए वहां पर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय किए थे। लेकिन फिर भी 1.5 साल के बाद हम वहीं के वहीं हैं। 250 से ज्यादा लोग अगर मर चुके हो वहां पर, तो वो दिखाता है कि ये जो एफर्ट्स सरकार के द्वारा किए गए थे वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो फिर क्या किया जाए? 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है। जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की एक वजह अनुच्छेद 355 में दी गई है, कौन सी है वो वजह? तो 355 में पहले क्या बात कही गई है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, और साथ में आगे कहा गया है एंड टू एंश्योर दैट द गवर्नेंस ऑफ ईच स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 355 कहता है कि भारत सरकार को हर एक राज्य की रक्षा तो करनी ही होगी, साथ में यह भी देखना होगा कि हर एक राज्य का शासन भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चलाया जाए। भले हर एक राज्य की सरकार अलग हो, लेकिन भारत सरकार को यह देखना होगा कि उन सरकारों के द्वारा उस राज्य का शासन भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चलाया जाए। अगर भारत सरकार को यह लगता है, भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि उस राज्य की सरकार भारत के संविधान के मुताबिक उसका शासन नहीं चला रही, तभी एक्टिवेट आप कर सकते हो आर्टिकल 356 को, तभी आप इन्वोक कर सकते हो आर्टिकल 356 को, और उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब कि ये मानना बहुत ही आसान है कि पिछले 1.5 साल में जिस तरह के हालात मणिपुर में पैदा हुए हैं, पुलिस स्टेशंस को लूटा जा रहा है, ये साबित करता है कि वहाँ पर भारत के संविधान के मुताबिक शासन नहीं ही हो रहा है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। पिछले साल भी ये बात उठाई गई थी, लेकिन तब भारत सरकार के द्वारा संसद में जो पक्ष रखा गया था वो पक्ष ये था कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तभी लगाना चाहिए कि जब वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार आपके साथ कोऑपरेट ना कर रही हो, आपका सहयोग ना कर रही हो, तभी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी कोई बात संविधान में नहीं लिखी गई है। There is no such ground written in the Constitution। संविधान सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपने अपना राज्य संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया तो that is the failure of constitutional machinery। That's how constitution can be interpreted by the president, और वो उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं।
तो सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया था, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं है। यहाँ पर राज्य संविधान के मुताबिक नहीं ही चल रहा है, दैट्स प्रूव। तो इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना वो सही विकल्प हो सकता है। मेरा नजरिया ये है कि मणिपुर के अंदर हो सके उतना सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल, उसका इंटरवेंशन बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जितना मणिपुर के अंदर बढ़ेगा, राज्य सरकार का इंटरवेंशन जितना कम होगा, उसी से हम मणिपुर के हालात को सुधार पाएंगे। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ये एथनिक वायलेंस हो रही है, उनके रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं कि जिन पर ये वायलेंस हो रही है। भारत के संविधान के ज़्यादातर प्रावधान ऐसे हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के मामलों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं। भले ही वो शेड्यूल ट्राइब्स किसी राज्य के किसी विस्तार में रहती हो, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ये है कि जब मामला हो शेड्यूल ट्राइब्स का, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। इट इज़ हैविंग अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिगार्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स। तो मैं मानता हूं कि मणिपुर के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट को अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी समझकर इन हालात को काबू में लेने की कोशिश करनी होगी। हाँ, साथ में संविधान के प्रावधानों के मुताबिक जहां कहीं पर भी शेड्यूल ट्राइब्स रहती हो, उनको सेल्फ गवर्नेंस के पावर्स ज़्यादा दिए गए हैं। जैसे कि शेड्यूल एरियाज के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ट्राइबल एरियाज के भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो एक जनरल थॉट ये है कि शेड्यूल ट्राइब्स को सेल्फ गवर्नेंस, उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप का खुद का शासन करने की उनके पास ज़्यादा शक्तियां होनी चाहिए। मणिपुर के अंदर भी इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं, हालांकि वो हमारे संविधान के तहत नहीं किए गए हैं। कुछ बातें संविधान में भी की गई है, जैसे कि 27th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल मणिपुर के लिए जोड़ा गया था, दैट इज आर्टिकल 371C, और वो मणिपुर को एक तरह से स्पेशल स्टेटस देता है। लेकिन उससे आगे 1971 में मणिपुर के लिए कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई थी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई थी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वैसे शेड्यूल ट्राइब्स जहां पर बसती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर, तो उन 4 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज को पहले तो ट्राइबल एरियाज के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है, और भारत के संविधान ने वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए प्रावधान किए हैं। तो वहां पर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, लेकिन वो संविधान के तहत होती है। मणिपुर के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है वो संविधान के तहत नहीं बनाई जाती, 1971 के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो मणिपुर के लोगों को भी इस तरह से सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस के लिए व्यवस्था बनाकर दी गई है। लेकिन ये जो हालात पैदा हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब ये ज़रूरी बन जाता है कि कुछ वक्त के लिए, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, उनसे ये सेल्फ रूल के पावर्स छीने जाए, इस व्यवस्था को बंद किया जाए और सेंटर के हाथ में इस पूरी व्यवस्था को रखकर मणिपुर को संभालने की कोशिश की जाए। बाद में जब हालात ठीक हो जाते हैं, दोबारा आप उनको सेल्फ रूल की व्यवस्था बनाकर दीजिए। जिसी तरह की व्यवस्था आप जम्मू कश्मीर के बारे में बनाने का सोच रहे हो, जम्मू कश्मीर के बारे में भारत सरकार के द्वारा ही ये बताया गया है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम उनको फिर से स्टेटहुड देंगे, उसको फिर से दोबारा एक राज्य बनाएंगे। तो वो काम आप मणिपुर के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। पहला तो कि वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर मणिपुर के हालात को काबू में लेने की कोशिश की जाए, और अगर वो नहीं हो सकता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको राज्य न रखकर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट थिंक अपॉन। जब सिविल सर्विसेज के बच्चों को आज से 10 साल पहले भी हम पढ़ाया करते थे, तब हम मणिपुर के हालातों के बारे में चर्चा करते थे, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते थे। इनर लाइन परमिट वहाँ पर लागू है, इनर लाइन परमिट सिस्टम वहाँ पर लागू है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हम बच्चों को बताया करते थे। हमारी उम्मीद ये थी कि कौन जाने इनमें से कोई कल उठकर सिलेक्शन के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज को ज्वाइन करे, IAS IPS जैसे कि सर्विस के लिए उसका चयन हो और उसको मणिपुर में सर्व करने की नौबत आए।
तो तब अगर उसको उन मुद्दों के बारे में पता नहीं होगा तो ही माइट नॉट प्रूव टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। तो उनको इस तरह से सेंसिटाइज करने की कोशिश हम करा करते थे। हमें नहीं पता था कि 10 सालों के अंदर हालात इतने बदल जाएंगे कि लोग एक दूसरे के जान लेने के लिए उतारू हो जाएंगे। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फाइनल सॉल्यूशन तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कौन से कदम लिए जा सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, उन पर हम बहस करें। तो 2 ऑप्शंस हमने जाने, एक तो है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि उसको पूरा यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। दैट्स इट। आजू बाजू के देशों के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर, तो उन घटनाओं से हम व्यथित हो जाते हैं। मणिपुर में कोई घटना होती है तो उससे हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस तरह के भारत के नागरिक हम हैं। पड़ोस के देश में अगर कुछ होता है तो उससे हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारा ही एक राज्य है मणिपुर, वहाँ पर इतने लोग मर जाते हैं, इतने लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन उससे हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर बात भी नहीं करते हैं। ये साबित करता है कि हम अपना नागरिक धर्म नहीं समझते हैं। तो कोशिश हमें करनी है कि हम पहले हमारी नागरिकता को समझें और मणिपुर के बारे में भी संवेदनशील हो, उसके बारे में भी सोचें, वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।